नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 14। मॉम देखें, जावी भाई आ गए। शमसा ने खुशी से चहक कर जावी के गले मिलने के साथ साथ ऊंची आवाज़ में हाँक भी लगा दी। जावी मेरा बच्चा। सोनिया बेगम फरते मोहब्बत से बार बार इसकी पेशानी चूमते हुए वालिहाना इससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। जावियार ने इन दोनों की अपने लिए हद दर्जा गर्मजोशी देखकर आहिस्तगी से मुस्कुराते इन दोनों को एक साथ अपने शानों से लगा लिया था। तुम्हारा ये नवाबजादा जेल से आया कोई चैंपियन ट्रॉफ़ी लेकर नहीं आया जो इस कदर वालेहाना अंदाज में अपनी मोहब्बत निछावर कर रही हो इस पर। अख्तर साहब ने सीढ़ियों के जीने नीचे उतरते हुए जावियार को सीली निगाहों से घूरत कर देखा और फिर तरनक लहजे में इस पर तंजिया वार किया। उनके इस प्यार भरे अंदाज पर अख्तर साहब इन्हें सख्ती से टोके बिना रह ना सके। डैड, वो जावियार जो भी कुछ कहने वाला था कि अख्तर साहब ने आगे बढ़ते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद कर दिया। सोनिया बेगम और शमसा हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखे अख्तर साहब का पहली बार ऐसा गुस्सीला अंदाज देख रही थी। इस थप्पड़ पर इनके लब गोया आपस में सिल कर रह गए थे। जावियार की निगाहें भी शर्म के मारे नीचे झुक गई थी। इसको ज़िंदगी में आज पहली बार अख्तर साहब से थप्पड़ पड़ा था, इसलिए गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला चुपचाप अपना सर झुकाए ज़मीन को साकत निगाहों से देखने लगा। शट अप, आज तक हमारे ख़ानदान में कोई जेल नहीं गया, मगर तुम इस कदर बिगड़े और आवारा निकले हो कि खुद के तो जेल गए ही गए, साथ ही साथ ख़ानदान की बरसों से कमाई गई इज़्ज़त और साख भी एक झटके में डुबो कर रख दी तुमने। अख्तर साहब तेज़ लहजे में बास पुरस कर रहे थे। आई एम सॉरी डैड। जावियार ने शदीद अहानत और तजलील के मारे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पहली बार नादम लहजे में माजरत की। उसने जवानी में कदम रखते ही मुख्तलिफ क्लब और पार्टीज़ वगैरह में जाना शुरू कर दिया था और पिछले 1-2 सालों में बुरी सोहबत में उठने बैठने की वजह से वो किसी हद तक गलत कामों में भी मुलव्वस हो गया था। मगर आज इसे अपने हर किए पर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से इसकी डैड की आंखों में नमी दर आई जिसे वो ज़्यादा देर देख नहीं पाया था। अख्तर साहब ने हमेशा उस्मान से बढ़कर जावियार को चाहा, मगर इसने इसकी ज़रा बराबर भी कदर नहीं की और ऊपर से सोनिया बेगम के बेजा लाड प्यार और लापरवाह अंदाज ने इसे भी दुनिया की चकाचौंध वादियों में भटकने पर मजबूर कर दिया था। इस अंधेर नगरी के अंदर कदम रखते ही वो किसी दलदल की तरह इसके अंदर धंसता ही चला गया। शेम ऑन यू जाविया, यू हैव टू नो दिस फैक्ट क्लियरली दैट यू आर नॉट अ गुड सन एंड यू कैन नेवर बी इन फ्यूचर ऑल्सो। अख्तर साहब ने इसको कंधे से थाम कर कहते हुए इसे एक झटके से पीछे किया और ख़ुद अपने कदम बाहर की जानब बढ़ा दिए। आज जावियार ने पहली बार इनके लहजे के साथ साथ इनके कदमों में भी वाज़िया शिकस्तगी का अंसर महसूस किया था। जावी रुको बेटे। सोनिया बेगम ने अख्तर साहब के वहाँ से जाने के बाद इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देना चाही, मगर वो इनका बड़ा हुआ हाथ खुद से पीछे हटाते बिना कुछ कहे धीले कदमों से चलता हुआ सीढ़ियाँ बूढ़ करते ऊपर अपने कमरे में चला गया था। रिलैक्स मॉम, जावी भाई को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करें। सोनिया बेगम को रोते देखकर शमसा ने इन्हें नरम लहजे से तसल्ली दी और ख़ुद इनके लिए किचन से पानी लाकर इनके हाथ में थमा दिया, जो वो सोफ़े पर बैठी घूंट घूंट करती पीने लगी थी। आज सोनिया बेगम को जावियार की हर गलती अपनी ही तरबियत में कोताही का शाखसाना लग रही थी, जिस पर वो बार बार शर्मिंदा होने के बावजूद थक नहीं रही थी। अभी भी वो थोड़ा सा पानी पीकर गिलास वापस शमसा को पकड़ाते हुए परेशान अंदाज में अपना सर हाथों में थामे मुस्तरब अंदाज में बैठ गई थी। आज अपनी माजी की गई गलतियों पर परेशान होने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गुजरा वक्त किसी के हाथ में नहीं आता। इसलिए ज़िंदगी का हर एक लम्हा सोच समझकर अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए गुजारना चाहिए, ताकि बाद में किसी को भी अपने किए पर किसी अमल पर पछताना ना पड़े। तकदीर के खेल भी कुछ अजीब ही होते हैं। बाज़ लोग ऐसे बदकिस्मत होते हैं जिन्हें वक्त रहते अपने गुनाहों का तो अंदाज़ा हो जाता है, मगर इसकी तौबा करने या इसका अज़ाला करने का वक्त इनके हाथ में नहीं रहता। इनकी सांसों की डोर इन्हें ये कीमती मौका दिए बगैर ही इनसे छीन ली जाती है और फिर माँ सिवाय पशेमानी के इनके हाथ कुछ नहीं लगता। चलो भाई, सब रेडी हो जाओ, फिर यहाँ से निकलना भी तो है, वहाँ पहुँचने में भी अभी काफ़ी टाइम लगना है। सिकंदर शाह ने सबको टीवी लाउंज में आराम से बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ देखा तो सामने लगी वॉल क्लॉक की जानब देखते हुए इन्हें वक्त की कमी का एहसास दिलवाया। चलो जैनी बेटे, आप भी रेडी हो जाओ। आसमा बेगम ने अपने साथ बैठी जैनी को भी मुहतब किया। जवाबन वो जी आंटी कहकर आहिस्तगी से अस्पात में सर हिलाती वहाँ से उठ गई थी। अजलान, तुमने मेहंदी के फंक्शन पर नहीं जाना क्या? सिकंदर शाह ने अब अजलान को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो चुपचाप अपना सर झुकाए मोबाइल पर कोई काम करने में मसरूफ़ था। बाबा जान के पुकारने पर इन्हें बगौर देखने लगा। खुश और तुम? ज़ैनब तुम्हारे साथ शादी के फंक्शन तक तो उसने आना पसंद नहीं किया और तुम कह रही हो कि तुम खुश हो। सिकंदर शाह के अजलान को मुहातब करने की आवाज़ सुनकर जैनी को फ़ौरन ही सोफिया का तंजिया लहजा अपनी स्मातों में गूंजता महसूस हुआ था। वो चुप सादे अजलान का जवाब सुनने के लिए हनूज़ वहीं खड़ी थी, मगर काफ़ी देर तक इसे जवाब न देता पाकर जैनी अपनी आंखों में नमी सजाए ऊपर अपने कमरे में वापस आ गई।
इसे अभी चंद घंटे पहले अजलान से की गई गुफ्तगू याद आ रही थी जब इसके पूछने पर अजलान ने शादी में जाने से इसे साफ इनकार कर दिया था। आपके लिए कौन सा ड्रेस निकालूं शाम के मेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए? जैनी इस वक्त ड्रेसिंग रूम में खड़ी अपना ड्रेस निकाल रही थी जब ही अचानक बेड पर बैठे अजलान को लैपटॉप पर इनहमाक से काम करते देखकर इससे बेसाख्ता ड्रेस का पूछने लगी। इसे लगा शायद आज के फंक्शन में वो इसके साथ चला जाए और सोफिया को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए, मगर इसकी अगली बात सुनते हुए इसे कुछ पल के लिए यूं ही संजीदा निगाहों से देखती रह गई। मैं किसी फंक्शन में नहीं जा रहा, अगर आपने जाना है तो आप चली जाएं। अजलान ने इसकी तरफ देखे बिना ही सख्त लहजे में जवाब दे दिया था। अजलान को अभी तक जैनी के यूं वलीद से पैसे मांगने पर शदीद तप चढ़ी हुई थी, लेकिन इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो किन अल्फाज में इस बेवकूफ़ लड़की को समझाए जो अपने शोर के होते हुए इससे पैसों का कहने की बजाय अपने कज़न से कह रही थी। हालांकि वो जैनी के कुछ भी कहने से पहले इस छोटे बच्चे की मदद करने का पक्का इरादा दिल ही दिल में कर चुका था, मगर इसने अभी तक इस बात का जैनी से जिक्र नहीं किया था। अजलान के मुंह से साफ इनकार सुनना जैनी को अपने मुंह पर किसी जोर आवर तमाचे की तरह लगा था, इसलिए वो जल्दी से अपनी आंखों की नमी पर काबू पाती बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, क्योंकि आज इसे सोफिया की कही हर एक बात सच्ची लग रही थी। जैनी के कमरे से जाने के बाद अजलान ने बेख्तियार अपनी झुकी निगाह उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को एक नज़र देखा। यार, वैसे मैं इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा हूँ? मैंने आज तक इन्हें ऐसा कभी फील ही नहीं करवाया और ना ही कभी इनकी किसी ज़रूरत का इनसे पूछा, इसलिए तो उन्होंने मुझसे पैसों का कहने की बजाय अपने कज़न से कहा। दर हकीकत गलती तो सरासर मेरी ही है। अजलान पुरसोच निगाहों के साथ खुद से जोड़ तोड़ में मसरूफ़ था। अभी से खुद से शर्मिंदगी हो रही थी। लाख अनचाही सही, मगर थी तो इसकी बीवी। इसको इसकी हर ज़रूरत का ख्याल खुद से रखना चाहिए था ताकि वो अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी और की तरफ ना देखे। अजलान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी इस बदलती हुई कैफियत पर जल्दी से काबू पा सके। वो लड़की धीरे धीरे इसके असाब पर सवार हो रही थी। वो सिरे से इसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता था, मगर अब वो अपने जेल से सटज़दा बालों को अपने हाथ से पीछे की जानब करते हुए न चाहते हुए भी इसी के बारे में सोचने में मसरूफ़ हो गया था। तभी अचानक इसे कुछ देर बाद आसमा बेगम का मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें वो इसे दोपहर के खाने के लिए नीचे बुला रही थी। वो अपने सर को नफ़ी में झटकते खुद को जैनी की सोचों से निजात दिलाता जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर कुछ ही देर बाद वो भी खाना खाने डाइनिंग रूम की तरफ आ गया। सब लोगों ने मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया था। खाना खाने के दौरान अजलान ने काफ़ी बार नोट किया, जैनी खुद की प्लेट से ज़्यादा सिकंदर शाह और आसमा बेगम की प्लेट का ख्याल रखते हुए इन्हें जो चीज़ चाहिए होती झट से पकड़ा देती थी। ये सब मंजर देखकर अचानक अजलान के दिल की धड़कनों में एक अजब इंतशार पैदा होना शुरू हुआ, तो इसने जल्दी से अपनी निगाहें इसके सरापे से हटा ली और फिर बाकी सबके साथ वो भी खाना खाकर लाउंज में बैठा खुशगपियों में मसरूफ़ हो गया। ज़रार अभी शावर लेकर वाशरूम से बाहर निकला तो अपनी बुक हाथों में थामे अजलान को बेड पर नीम लेटने के अंदाज में बैठे हुए पाया, तो जल्दी से आकर मुस्कुराते हुए इनसे मुसाफा करने लगा। अजलान चाचू, आप यहाँ कैसे हैं आप? ज़रार ने अपने गीले बालों पर तौलिया मारते हुए सस्ती अंदाज से पूछा। मैं तो ठीक हूँ यार, तुम दोपहर का खाना खाने नीचे नहीं आए थे इसलिए यहाँ पूछने चला आया तुमसे, मगर तुम वॉशरूम में शावर ले रहे थे इसलिए मैं इधर ही बैठ गया। अजलान ने बुक वापस साइड पर रखकर सीधा बैठते हुए ज़रार से मुस्कुराती निगाहों से पूछा। जी चाचू, वो मैं आज ज़रा लेट उठा, थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था इसलिए लंच के टाइम पर बिल्कुल भी भूख नहीं थी। ज़रार अजलान के फ़िक्रमंद अंदाज पर मुस्कुराया, फिर इसके साथ आकर बेड पर बैठते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो फिर तो खैर, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है बस इसीलिए। अजलान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हुए वापस उठना चाहा, मगर फिर ज़रार की अगली बात सुनकर वो चंद पलों के लिए इसे साकत निगाहों से देखने पर मजबूर हो गया था। चाचू, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। ज़रार ने अपनी नज़रें झुकाए कन्फ्यूज़ अंदाज में अजलान को मुखातब किया था। हाँ बेटे पूछो। अजलान इसे जांचती निगाहों से तकते फिर से वापस बेड पर बैठ गया। एक्चुअली चाचू, वो मैं सोच रहा था कि इस लड़के को तो अभी तक होश नहीं आया, मगर इसकी फ़ैमिली ने अभी तक मेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? ज़रार ने नज़रें झुकाए अपनी बात मुकम्मल की जो इसे पिछले काफ़ी दिनों से अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो ज़ियान ने आपको बताया ना कि वो लड़का ड्रंक था, इसलिए इसकी फैमिली ने डरते हुए कंप्लेन नहीं की, वरना वो इस मामले में खुद भी फंस सकते थे और सोसाइटी में बदनामी होती सो अलग, बस इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अजलान ने अजहद संजीदगी के से इसकी बात का आसान से जवाब दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद आपने कुछ। ज़रार ने अधूरी बात करके अपनी नज़रें वापस नीचे झुका लीं। ज़रार, आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करो, बाकी का सारा मामला आपके और बाबा और हम हैं ना, हम खुद देख लेंगे। आप बेफिक्र होकर बस अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करो, ओके? अजलान ने इसे नरम लहजे में कहते हुए इस मामले से दूर रहने का भी इंदिया दे दिया था। जी चाचू। ज़रार का लहजा कदरे धीमा और शाइस्तगी से भरपूर था। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, बी हैप्पी यंग मैन। अजलान ने इसे अपने साथ लगाकर मुस्कुराकर कहते हुए लाड से खुद में भींच लिया था। इनके इस अंदाज पर ज़रार की नीली झील जैसी शफाफ आंखें भी धीरे से मुस्कुरा दीं।
ओके देन, आप भी रेडी हो जाओ, मैं फिर चलता हूँ। अजलान अभी से तैयार होने का कहकर कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आ गया। तो कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही इसके चेहरे की मुस्कुराहट फ़ौरन संजीदगी में तब्दील होगी। इसके ज़हन के पर्दे पर वही मंजर छा गया जिस दिन ज़रार ने इस लड़के को मारने का एतराफ़ अजलान के सामने किया था। तभी अजलान कुछ सोचते हुए अपने घर में मौजूद ऑफिस टाइप रूम में आ गया। सर वो मोहन साहब का पर्सनल नंबर मिल गया, आपने कहा था नंबर मिल जाए तो फ़ौरन बताना। ज़मान ने एक विजिटिंग कार्ड पर लिखा नंबर अजलान के सामने मौजूद टेबल पर रखा, जो इस वक्त रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा इस कार्ड में लिखे नंबर को पुरसोच निगाहों से बगौर देख रहा था। ओके गुड, आप अपना बाकी का काम मुकम्मल कर लो, मैं तब तक इसे देख लेता हूँ। अजलान ने ज़मान को नंबर लाने पर सराहती निगाहों से देखते हुए कहा, जिस पर वो जी सर कहते हुए सर को हल्का सा कम देकर वहाँ से निकल गया। अब अजलान ने वो नंबर वाला कार्ड उठाकर टेबल पर मौजूद अपने दूसरे मोबाइल से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फ़ोन की बेल जा रही थी, इसलिए वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। अजलान अपने चेहरे पर मखसूस संजीदगी से भरपूर तासरात सजाए सामने रखी किताबों की शेल्फ को देखे जा रहा था। तभी फ़ोन के स्पीकर से मोहन साहब की परेशान सी आवाज़ उभरी थी। हेलो, कौन? मोहन साहब ने अननोन नंबर से आती कॉल देखी तो रिसीव करते हुए मुकाबल का नाम पूछने लगे, क्योंकि इनका ये पर्सनल नंबर चंद गिने चुने लोगों के पास ही था। मैं अजलान शाह बात कर रहा हूँ मोहन साहब। अजलान ने अपने अजली पुरअतमाद अंदाज से बात करते हुए अपना नाम बताया, जिस पर मोहन साहब ने एक पल के लिए हैरत के मारे चौंकते बेख्तियार फ़ोन को कान से हटाकर नंबर देखा। अजलान, मोहन साहब का अंदाज़ गैर यकीनी था। आपने देखा आपके इस भतीजे ज़रार ने किस बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा, इसे अभी तक होश नहीं आ रहा। उस लड़के ने इतनी बेरहमी से मारकर जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है मेरे हाशर से। मोहन साहब का लहजा इस वक्त काफ़ी गंभीर लग रहा था। उनको ज़रार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो अपने बेटे की हालत पर शदीद दुख की कैफियत में घिरे हुए थे, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद अपने बेटे को ठीक नहीं कर पा रहे थे। मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ मोहन साहब। अजलान ने इनकी फ़िक्र ज़रा कम करने के लिए थोड़ा माहौल को लाइट करना चाहे ताकि वो इनसे आराम से बात कर ले। नहीं अजलान, आप कभी नहीं समझ सकते। इस वक्त मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो भी इस बदमाश लड़के की वजह से। इसे तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं ज़रा इधर हॉस्पिटल से फ्री हो लूँ तो सबसे पहले इसी को ही जेल में डलवाऊँगा, फिर आप मुझसे किसी रहमदिली की कोई तवक्का ना रखिएगा। मोहन साहब ने अब की बात शदीद गुस्से में आते हुए थोड़े सख्त लहजे में ज़रार के बारे में नाजेबा अंदाज में गुफ्तगू की, जिस पर अजलान को तप चढ़ चुकी थी और वह बेख्तियार अपनी एक मुट्ठी सख्ती से भींचे चेयर पर से फ़ौरन उठ गया। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मोनस, ये सब ज़रार की वजह से नहीं हो रहा। हर बात मेरे हता इल्म में है, इसलिए मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती हरगिज़ मत कीजिएगा। इस वक्त आपके बेटे की हशर की मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने टेबल पर पड़ी है, उसी को देखकर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अजलान ने भी अब की बार ज़रा सख्त लहजा अपनाकर इन्हें सूरत हाल से अच्छी तरह बावर करवा दिया था। मतलब? मोहन साहब अब हैरानगी की कैफियत में गिरे, थोड़ा गड़बड़ाते हुए अजलान से पूछ रहे थे, क्योंकि उन्होंने तमाम मेडिकल स्टाफ को हाशिर की हर रिपोर्ट को प्राइवेट रखने का कहा था। तो फिर अजलान के पास वो मेडिकल रिपोर्ट कैसे पहुंची, इस बात का अंदाज़ा इन्हें अब हो रहा था। इनको तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। वो इतने भी बेखबर नहीं थे जितना वो इन सबको समझ रहे थे। वो इस हादसे को भी बिज़नेस की तरह ही डील कर रहे थे। वो इस सिचुएशन में भी अपना नफ़ा नुकसान निकालना हरगिज़ नहीं भूले थे। हालांकि इनका बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, मगर इन्हें इस वक्त भी अपने हाल ही में साइन किए गए प्रोजेक्ट्स की फ़िक्र खाए जा रही थी। मतलब ये कि डॉक्टर ने आपको साफ साफ कहा है कि आपका बेटा काफ़ी अरसे से ड्रग एडिक्शन का शिकार है, जिसकी वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हो गया है। ज़रार तो सिर्फ एक बहाना है, तबीयत तो उसकी बहुत पहले से ही ख़राब हो चुकी थी। अलबत्ता आपके इल्म में ये बात काफ़ी लेट पहुंची है कि आपका बेटा किस कदर बुरी तरह मनशियात में मुलव्वस हो चुका है। अजलान ने एक ही झटके में हकीकत बतलाकर मोहन साहब को सारी असलियत से आगाह कर दिया था। आपको कैसे पता चला ये सब? मोहन साहब का लहजा अब काफ़ी धीमा पड़ गया था। ये सब मुझे कैसे पता चला वो सब छोड़ें, आप मुझे बस ये बताएं कि आप कंप्लेन करके अपने ख़ानदान का नाम मीडिया पर लाना चाहते हैं, या फिर मैं ये मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रखकर इस सारी असलियत से मीडिया को वाकिफ़ कर दूं, क्योंकि इस वीडियो की वजह से हमारे ज़रार का नाम काफ़ी ख़राब हो रहा है। अगर मैं सबको सारी हकीकत से आगाह कर दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा भतीजा तो इस सबसे बाइज़्ज़त बरी हो ही जाएगा, मगर आपके ख़ानदान का नाम किस हद तक डूबेगा इस बात का अंदाज़ा आप अच्छे से लगा सकते हैं मोहन साहब। अजलान के लबों ने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। मोहन साहब के माथे पर फ़ौरन घबराहट के मारे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे थे। कंप्लेन ना करने से कम से कम मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त तो बची हुई ना, लेकिन अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो सारा मीडिया मेरे ख़ानदान पर तरह तरह के तबसरे करेगा। ये सब बातें मेरे बिज़नेस पर किस कदर बुरी तरह से अंदाज होंगी। नहीं नहीं, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए मोहन साहब।
खुद से सोचने में महव हो गए थे। बताइए मोहम्मद साहब, फिर क्या इरादा है आपका? अजलान ने बिल्कुल ही गुमसुम पाया तो खुद ही पूछने लग गया। अजलान बेटे, आप बस दुआ करना मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हमारे दोनों ख़ानदानों की काफ़ी अरसे से गहरी दोस्ती, इस तरह बात को मीडिया में उछाल कर या फिर एक दूसरे को अदालतों में घसीट कर हमें अपना तमाशा नहीं लगाना चाहिए। चुप रहने में ही दोनों ख़ानदानों की भलाई है। मोहम्मद साहब ने फ़ौरन ही मसालियाती अंदाज़ अपना लिया। जवाबन अजलान के लब इस्तेज़ाइया अंदाज़ में मुस्कुराने लगे थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपके बेटे में के हक़ में जो बेहतर होगा बिलाखिर वही होगा। आप ज़्यादा परेशान ना हो, सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा पर छोड़कर खुद को रिलैक्स करें। अजलान ने अब इसके तेवर को बदलते देखा तो खुद भी नरम अंदाज में गुफ्तगू करते हुए इन्हें तसल्ली देने लगा। फिर चंद एक बातों के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए इसने वापस टेबल पर रख दिया। वलीमे की तकरीब के दौरान हाशर ने ज़ैनब को हरासा करने की जुर्रत किसके कहने पर की, ये सब जानने के लिए इसका होश में आना ज़रूरी था, क्योंकि इतना तो अजलान खुद भी जानता था कि वो ये सब खुद नहीं कर सकता। ये सब इससे किसी और ने करवाया, लेकिन किसने, इसका पता लगाना अभी बाकी था। अजलान के चेहरे पर जो कुछ देर पहले बेचैनी वाज़ह नज़र आ रही थी, अब वो अक्सर तमानियत और आसूदगी में बदल कर रह गई। वो जानबूझकर ज़ैनब को बीच में नहीं लाना चाहता था ताकि किसी तरह ज़ैनब का नाम इस मसले से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाए। अब जब सारा मामला इसके अंडर कंट्रोल हो गया तो वो मुतमिन अंदाज से आगे बढ़ते अपनी इसी शान बेनियाज़ी से चलने लगा जिसमें वो हमेशा से माहिर रहा था। अब अजलान अपनी सोचों से सर झटकते हुए ज़रार के कमरे से उठकर वापस अपने कमरे में आया तो कमरे में किसी को मौजूद ना पाकर अलमारी से अपना हैंग किया हुआ ड्रेस निकालने लगा, क्योंकि इसने भी मेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए अभी रेडी होना था। इसने जानबूझकर ज़ैनी को अभी तक नहीं बताया था कि वो भी इसके साथ इसी मेहंदी के फंक्शन में जा रहा है। पहले इसका जाने का इरादा तो नहीं था, मगर जाने क्यों ज़ैनी का बुझा हुआ पसमर्दा चेहरा देखकर इसने गैर मुतवक्का तौर पर अपना इरादा तब्दील करते हुए आज की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी। इसने ये सब खास तौर पर ज़ैनी के लिए किया था। इस बात का एतराफ़ वो ज़ैनी से तो क्या अभी तक खुद से भी नहीं कर पाया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसने अपना इरादा किस लिए बदला। हालांकि इसका किसी भी गैदरिंग में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, क्योंकि किसी की तकरीब में अजलान की आमद का सुनकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही शोर मच जाता था। इसलिए वो ऐसी किसी भी तकरीब में शिरकत करने से गुरेज बरतता ताकि वो मीडिया की नज़रों में ना आ सके। बेख्तियारी ज़ैनी के बारे में सोचते हुए वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चला गया। आंटी अंकल, मैं भी आपके साथ आप ही की कार में चलूँगी। ज़ैनी ने सबको पार्किंग लॉट में रवानगी के लिए नक्शत तैयार देखा तो थोड़ा कंफ्यूज अंदाज में अपने हाथ मसलते हुए सिकंदर शाह और आसमा बेगम से कहा, जो इस वक्त आलियान की गाड़ी में जाने के लिए बैठ रहे थे। इसे लगा सभी आलियान के साथ उसी कार में जा रहे हैं, वो अकेली ड्राइवर के साथ कैसे जाएगी, इसलिए फ़ौरन बोल उठी ताकि वो भी इन्हीं के साथ इन्हीं की गाड़ी में बैठ सके। नहीं ज़ैनी भाभी, आप और अजलान भाई दूसरी कार में आ रहे हैं ना, इसलिए हम निकलते हैं। आलियान ने सरसरी अंदाज में कहते हुए कार स्टार्ट कर दी, क्योंकि ज़रार भी अब आसमा बेगम के साथ बैक सीट पर विराजमान हो चुका था, जबकि ज़ैनी शौक के आलम में वहीं खड़ी इनकी कार को गेट से बाहर निकलता हुआ देख रही थी। अजलान इसके हैरत से भरे चेहरे को एक नज़र देखने के बाद स्किन कलर के फैंसी सेल्फ प्रिंटेड सूट के ऊपर कलरफुल पटका लटकाए अपनी कार की जानब बढ़ने लगा, जबकि ज़ैनी औनकपन भरपूर मुजाहरा करती अपने अधखुले होंठों के साथ अजलान को देखे जा रही थी, जो इस वक्त अपने झुके सर के साथ कार स्टार्ट करने में मसरूफ़ इग्निशन में चाबी घुमा रहा था। जल्दी आकर बैठे, इस तरह वो लोग हमसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अजलान ने शौक के आलम में खड़ी ज़ैनी को देखा तो इसे आवाज़ देकर हकीकत की दुनिया में ला पटका। उसकी तेज़ आवाज़ पर ज़ैनी पहले से ही खुले फ्रंट डोर के सामने आकर दोनों हाथों से अपना गरारा संभालती फ्रंट सीट पर मुस्तरब अंदाज में बैठ गई। इसके बैठते ही अजलान ने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। अगर आपने फंक्शन में जाना ही था तो मुझे क्यों मना किया, या फिर आपको मुझे हर्ट करके सुकून मिलता है इसलिए बार बार हर्ट करते हैं। ज़ैनी ने अजलान को रोड पर स्पीड से कार दौड़ाते देखा तो बिलाखिर इसे शिकवा किना निगाहों से देखती पूर्णम लहजे में बोल उठी। अजलान इसके भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर एक पल के लिए इसको देखता ही रह गया। जब अपनी बात मुकम्मल करती विंड स्क्रीन के पार के मनाजर देखने में खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने लग गई थी। अजलान ने एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाली, जो इस वक्त ग्रीन कुर्ती के साथ ऑरेंज गरारा जेब तन किए हुए थी, जिस पर गोल्डन और मल्टी कलर के इम्तजाज की खूबसूरत दीदा जेब एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। गले में गर्दन और शानों के तरफ झूलता पर्पल दुपट्टा था, जिस पर चमकदार गोल्डन लेस लगाई हुई थी। मेकअप के नाम पर हल्की सी मैचिंग लिपस्टिक का शेड लगाए हुए थे, जो इसके गुलाब पंखड़ियों जैसे खूबसूरत होंठों को एक अलग ही रौनक बख्श रहा था। इसकी तीखी सुर्ख नाक इस वक्त गुस्से में होने की वजह से मज़ीद सुर्खी मारी लग रही थी। इसकी गहरी स्याह और ब्राउन रंग की इम्तजाज चमकदार आँखें इस वक्त भरपूर संजीदगी का लबादा ओढ़े इसके अंदर की कैफियत को बखूबी ज़ाहिर कर रही थी। बालों को ऊपर से
फोल्ड करके छोटे से कैचर में मुकीद किया गया था। इसके कानों में मौजूद भारी झुमके थोड़ा बहुत हिलने के बायस बार बार इसके रुखसारों पर झूल रहे थे। हाथों की कलाइयों में सुबह वाले गजरे पहन रखे थे, जिनकी भीनी भीनी सी खुशबू पूरी कार की फिजा में रची बसी लग रही थी। अजलान को इन गजरों की महक बार बार अपने नथनों के अंदर तक धंसती हुई महसूस हो रही थी। जैनी को एक पल को महसूस हुआ कि वो अजलान की निगाहों के इशार में, इसलिए फ़ौरन पलट कर देखने लगी, मगर अजलान जल्दी से अपनी निगाहें चुराए खुद को ड्राइविंग करने में मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगा। अजलान को अपने काम में मसरूफ़ देखकर वो गहरा सांस भरती फिर से बाहर के मनाजर को देखने में महव हो गई। अजलान इसके किसी शिकवे का कोई जवाब नहीं दे पाया था। इसे समझ ही नहीं आया था कि वो इसकी बात के जवाब में क्या कहे। इसी सवाल की तो वो खुद से कब से जवाब तलबी कर रहा था, मगर इसका जहन इसे कोई ठोस मुदल्लल जवाब नहीं दे पाया, इसलिए इसने जवाबन खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अचानक हान की तेज़ आवाज़ पर सोई हुई जैनी हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्योंकि तवील सफ़र की वजह से वो बाहर देखते देखते बोरियत का शिकार हो गई। सोचते सोचते जाने कब इसकी आंख लगी, इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो चलें, बाकी सब लोग कब से हॉल में जा चुके हैं। अजलान ने इसकी खुमारुलूद आंखों से बमुश्किल निगाहें चुराते हुए लतीफ़ सा तंज किया तो वो फ़ौरन अपना दुपट्टा संभालती बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल गई। अजलान इसके जाने के बाद कार को लॉक करके कदम ब कदम इसके साथ चलते हुए हॉल के अंदर आ गया। सर वन सेल्फ़ी प्लीज़ अजलान सर। अजलान और जैनी ने अभी हॉल के अंदर कदम रखा ही था कि सामने मौजूद कई लोग अपने मोबाइल कैमरे लेकर वहां आए और फिर इसके साथ जुड़ते हुए सेल्फ़ी बनाने लगे थे। अजलान इन सबको वालेआना अंदाज में खुद के साथ लपकते देख धीमे से मुस्कुरा दिया और फिर एक नज़र खुद से दूर जाती जैनी को देखने लगा, जिसने कुछ फासले पर जाकर इसकी तरफ अचानक मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ते सबसे मुसाफा करने लगी थी। अजलान ने थोड़ी देर सबको सेल्फ़ी बनाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अब कई फ़ोटोग्राफ़र भी वहां पहुंचकर इसके अतराफ़ में घूमते हुए मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरों का अंबार इकट्ठा कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव गाइज, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। अजलान ने अब मुस्कुरा कर वहाँ से जाने के लिए सबको हाथ के इशारे से बाय कह दिया और फिर खुद तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए वहाँ से निकल आया। थोड़ी देर बाद अजलान सबसे मुसाफा करने के बाद अब जैनी के पास ही आकर खड़ा हो गया, जो इस वक्त दूर से सबको हल्ला गुल्ला करते देख आहिस्तगी से मुस्कुरा रही थी। हाय अजलान, हाउ आर यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू हेयर। सोफिया दूर से ही अजलान को इधर आते देख चुकी थी, इसलिए फ़ौरन यहाँ आकर चहकने के अंदाज में इससे मुसाफा करने लगी। जवाबन अजलान ने भी अपनी धीमी मुस्कुराहट के साथ इससे मुसाफा किया, जबकि साथ खड़ी जैनी को इसे अपने सामने देखकर फिर से तप चढ़ चुकी थी, जो इसके चेहरे के बिगड़े तासरात से साफ नज़र भी आ रही थी। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अजलान ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए सैरफी जवाब दिया और फिर से अपना रुख वापस मोड़े हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन को ऑन करते अपना कोई अहम काम करने में मसरूफ़ हो गया। हाय ज़ैनब, आप कैसी हो। सोफिया ने तंजिया मुस्कुराहट समेत जानबूझकर जैनी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जवाबन जैनी ने भी मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया, इस बात में सर हिला दिया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सोफिया, आप सुनाएं, आप कैसी हैं। ज़ैनब ने पूरे एतमादी का अमली मुजाहरा करते हुए इसे एक पल के लिए लाजवाब कर दिया था। मैं तो कल आपसे अभी बात कर ही रही थी, मगर आप अचानक ही वहाँ से गायब हो गए। मुझे तो लगता है आपने फंक्शन भी पूरा अटेंड नहीं किया और यहाँ से चली गई। सोफिया ने जानबूझकर इसको कल की बातें फिर से याद दिला दी, क्योंकि वो कल अपनी तंजिया बातों के जवाब में जैनी का रंग लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ता वाज़िया देख चुकी थी, इसलिए आज भी वही बात याद दिलाते हुए इसको चुराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अजलान इस वक्त इन दोनों के दरमियान खड़ा चुपचाप अपना मोबाइल देखते हुए कोई ज़रूरी ईमेल सेंड कर रहा था। आई एम सॉरी सोफिया, अगर आपको बुरा लगा है तो, मगर मैं भी क्या करती। अजलान का मैसेज देखकर मुझसे इधर फंक्शन में रहा ही नहीं गया, बस इसीलिए मैं फ़ौरन ही यहाँ से निकल गई। इसी चक्कर में फंक्शन भी सही से अटेंड ना कर सकी। ज़ैनब ने अब बाकायदा अजलान को देखते हुए मुस्कुराते लहजे में सोफिया से अपनी बात कही थी। अजलान हैरत के मारे चौंकते हुए इसके सफ़ेद जूट पर अपना झुका सर उठाए इसे बगौर देखने लगा। इस वक्त जैनी की आंखें इसके चेहरे से भी ज़्यादा मुस्कुरा रही थीं। अच्छा, ऐसा भी क्या था उस मैसेज में। सोफिया ने खुद के तेज़ी से बिगड़ते तासरात पर काबू पाए मुश्किल मुस्कुरा कर पूछा, वरना इसे इस लड़की की मुस्कुराहट और हद से ज़्यादा खुद एतमादी एक आंख नहीं बहा रही थी। सोफिया, वैसे तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ किसी गैर से डिस्कस नहीं किया करते, हाँ लेकिन अगर अजलान इजाज़त देते तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैनी ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए जानबूझकर इसको चढ़ाने के लिए बाकायदा अजलान का हाथ थाम लिया। जैनी की इस गैर मुतवक्का हरकत पर अजलान चंद लम्हों के लिए सटपटाते हुए से फटी फटी निगाहों से देखता ही रह गया। इस मंजर पर सोफिया के तन बदन में एक आग सुलग चुकी थी, जिसने चंद ही सेकंड में इसका वजूद बुरी तरह झुलसाकर भस्म कर दिया था। इसका शदीद हैरत के मारे उड़ता हुआ रंग देखकर कोई भी इसके अंदर की कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था। अजलान जो पहले इसके सफ़ेद जूट पर हैरत के मारे अपनी आंखें पिलाए इसे बगौर देखे जा रहा था, मगर अब जैनी का यूं सबके सामने इसका हाथ पकड़ना इसकी आंखें पूरी तरह खोलने के लिए काफ़ी था।
कोई बात नहीं अज़लान, मैं इन्हें बता ही देती हूँ, आपकी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड लग रही हैं मुझे। ज़ैनी ने धीमी मुस्कुराहट समेत अज़लान के तासरात देखते हुए अपनी बात जारी रखी। दिल ही दिल में तो ज़ैनब अज़लान के खामोश रहने पर बाकायदा कलमा शुक्र अदा कर रही थी। शुक्र है खुदा का, अज़लान ने चुप रहकर मेरे झूठ का भांडा सोफ़िया के सामने नहीं फोड़ा, वरना इसके सामने मेरी क्या इज़्ज़त रह जानी थी। सोफ़िया के लिए इस पल वहाँ रुकना बहुत मुश्किल अमर साबित हो रहा था, मगर वो अज़लान की वजह से खुद को ओवर रिएक्ट करने से रोक रही थी। एक्चुअली सोफ़िया, कल अज़लान ने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ डिनर प्लान किया था कि मैं क्या बताऊँ आपको। सोफ़िया के उड़ते आवाज़ देकर ज़ैनी शुरू हो चुकी थी। हर चीज़ इतने अच्छे से डेकोरेट की हुई थी और डिनर वो भी सारा मेरी पसंद का बनाया था। और वो केक, ओ माय गॉड, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस पर मेरी और अज़लान की शादी की पिक्चर बनी हुई थी। अज़लान, हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे ना उस पिक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच अज़लान, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज़ गिफ्ट, आई रियली लाइक इट। मैं सारी ज़िंदगी इस सरप्राइज़ को नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ज़ैनी ने अपनी तरफ से खूब फर्जी कहानियाँ बना कर अज़लान का थामा हुआ हाथ छोड़कर इसका एक साइड से लटका हुआ पटका अपने हाथ से दुरुस्त किया और फिर इसके शाने के पास हाथ फेर कर इसके कुर्ते पर से नादीदा गर्द को अपने हाथ से झाड़ते हुए आखिर में अपना रुख मोड़ते बाकायदा सोफ़िया की तरफ मुतवज्जा हुई, जिसका ये सब बातें सुनकर हैरत के मारे मुंह थोड़ा खुला रह गया था। इस वक्त इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि अज़लान ये सब कर सकता है। ज़ैनी को इसका हैरत के मारे खुला मुंह देखकर अंदर ही अंदर शदीद हंसी का दौरा पड़ रहा था, जिसको वो कमाल ज़बत का मुजाहरा करते हुए बमुश्किल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अज़लान की गहरी जामद खामोशी ने ज़ैनी की हर बात को दुरुस्त साबित कर दिया था, इसलिए सोफ़िया बिना कुछ कहे मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पैर पटकने के अंदाज में तनफन करती वहाँ से चली गई थी। हाँ, अब मज़ा आया चुड़ैल कहीं की। ज़ैनी इसके वहाँ से जाते ही आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई और फिर मुंह पर हाथ रखकर अपने होंठों पर उमड़ती हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर कामयाब ना हो सकी। इसलिए बेसाता इसका कहका निकल गया। तभी अचानक अज़लान की संजीदा आवाज़ सुनकर ज़ैनी ने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाकर एक पल के लिए अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। ये सब क्या था ज़ैनब? अज़लान ज़ैनी को हद दर्जा खामोश पाकर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब ज़ैनी की ज़ुबान गोया तालू से चिपक कर रह गई, क्योंकि वो सोफ़िया को चिढ़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल चुकी थी, मगर अब अज़लान की सवालिया निगाहों का सामना करना इसके लिए बहुत मुश्किल अमर साबित हो रहा था। इसलिए वो कन्फ्यूज़ अंदाज में अपने निचले होंठ को बार बार कुचलती अपना चेहरा शर्म के मारे नीचे झुका गई थी। ज़ैनब, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार अज़लान ने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अपने हाथ की इंगिश शहादत इसकी ठोड़ी को नरमी से थामकर इसका चेहरा बाकायदा ऊपर उठा दिया।